नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं इजराइल और गाजा का जो युद्ध है वो किस तरह से भीषण होता चला जा रहा है। कल गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी कि इजराइल की तरफ से जो हमले किए गए उसमें एक अस्पताल पूरी तरह से तबाह हो गया। यहाँ 500 लोगों की मौत की आशंका है। ये कल यहाँ पर हमला बोला गया गाजा के अस्पताल पर। ये आप तस्वीरें उस विस्फोट की देख रहे हैं जो धमाका यहाँ अस्पताल पर हुआ है। 500 लोगों की जान जाने की आशंका है। इजराइल ने अस्पताल को निशाना बनाया, हमास की तरफ से ये कहा गया है, और इजराइल की तरफ से कहा गया है कि अस्पताल पर गिरा इस्लामिक जिहाद का रॉकेट। एक और अन्य संगठन है वहां पर फिलिस्तीन में, गाजा में, जहां पर कि इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार ठहराया है इजराइल ने। अस्पताल पर बर्बर इस्लामिक जिहाद ने ये हमला किया। नेतन्याहू की तरफ से ये बयान सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल से एकजुटता दिखाते हुए यहाँ पर आज राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के दौरे पर जाने वाले हैं और यूएस रवैये से मुस्लिम देशों में खासी नाराजगी है। तो इस वक्त का ये अपडेट था। साथ ही आपको बता दें कि अम्मान, जॉर्डन में इजरायली दूतावास के बाहर प्रदर्शन भी हुआ है। उमाशंकर सिंह लगातार हमको अपडेट दे रहे हैं कि वहां ताज़ा सूरत हाल क्या है और कल के हमले के बारे में उनसे हम बातचीत करते हैं। उमा, कल की जो तस्वीरें हैं, पूरा विश्व दहल गया। 500 लोगों की मौत की आशंका है। कई बच्चे, महिलाएं थी। अलग अलग दावे यहाँ पर हो रहे हैं। गाजा की तरफ से अलग कहा जा रहा है, इजराइल की तरफ से अलग बात कही जा रही है। क्या जानकारी छन के बाहर आ रही है? जी देखिए, जो पहले से एक बहुत गंभीर स्थिति थी वो और ज्यादा गंभीर हो गई है। दावे प्रतिदावे आपने सही कहा किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान गई है। गाजा की तरफ से आरोप लगाया गया है कि इजराइल के हमले में ये अस्पताल पे जो हमला हुआ उसकी वजह से ये जान गई है, जबकि इजराइल बार बार ये कह रहा है कि ये जो एक मिसफायर हुआ रॉकेट है खुद का इस्लामिक जिहाद का, उसकी तरफ से जो हमला इजराइल पर हो रहा था उस दौरान ये जो है खुद अस्पताल पे जाकर गिरा। हालांकि इसको लेकर जो वीडियो जारी किए गए उस पर भी विवाद हुआ है और तथ्यों की जो बात है वो दोनों तरफ से की जा रही है, लेकिन पूरा का पूरा जो शक है वो इजराइल पर जताया जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का मारा जाना जो है उसके लिए काफी जो बड़ा जो एक हमला है वो उसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान गई। एक बात यह है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने साफ तौर पे कहा है कि अब तक जो है 51 ऐसे हेल्थ फैसिलिटीज हैं गाजा पट्टी में जिस पर हमला हो चुका है और बार बार इस तरह का हमला हो रहा है। इजराइल बार बार साफ करने की कोशिश कर रहा है कि इसके पीछे उसका हाथ नहीं है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी है शक की सुई जो है उसके ऊपर जताई जा रही है। जो बाइडेन का दौरा जो आज होने वाला है उसके पहले ये बात कही गई है कि इस बाबत जो है इजराइल से, व्हाइट हाउस की तरफ से ये बात कही गई है कि इस बाबत इजराइल से सवाल जवाब जो है वो किया जाएगा, क्योंकि बाइडेन के इजराइल दौरे का मकसद जो है, जो खुद अमेरिका की तरफ से बताया गया था, वो ये कि जान माल का कम से कम नुकसान हो और जो ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो गाजा पहुंचे, ये दो मकसद था। ह्यूमैनिटेरियन एड की बात तो बात की है, लेकिन जिस तरीके से बाइडेन के दौरे के ठीक पहले इतना बड़ा हमला हुआ है और इसमें इतने लोगों की जान गई है, वो अपने आप में काफी एक गंभीर स्थिति पैदा करता है। आपने बताया कि जॉर्डन ने जो है वो समिट रद्द कर दी है, जो बाइडेन के साथ मुलाकात होनी थी किंग अब्दुल्ला की, वो रोक दी है। और दूसरी तरफ जो फिलिस्तीनी राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उनकी मुलाकात होनी थी जो बाइडेन से, तो वो भी उन्होंने भी अपनी मुलाकात रद्द कर दी और वो जो वेस्ट बैंक की तरफ लौट गए। तो एक जो कूटनीतिक स्तर पे कोशिश हो रही थी कि किस तरीके से जो इस पूरे सिचुएशन जो 7 अक्टूबर के हमले के बाद से जो स्थिति बनी है उसको थोड़ा डिफ्यूज किया जाए और गाजा में जो जरूरतमंद लोग हैं जिन तक जरूरी जो सामान है वो नहीं पहुंच पा रहा, उसकी सप्लाई के लिए बात आगे की जाए और साथ ही साथ जिस तरह से सिविलियंस की मौत हो रही है वो हमले की जद में आ रहे हैं गाजा पट्टी में खासतौर पे, उसको रोका जाए। तो इन सब बातों पे बात आगे बढ़ते उसके पहले ही ये बड़ा जो हमला है वो हो गया है और 500 से ज्यादा लोगों की इसमें जान गई है। तो इसको लेकर दुनिया में काफी कठोर प्रतिक्रिया हो
हो रही है। ईरान जो है उसने उसकी तरफ से कहा गया है टाइम इज ओवर। पहले ही ईरान की तरफ से कहा गया था कल कि वो प्रीएम्प्टिव एक्शन जो है वो लेगा। हालांकि ईरान की तरफ से भी कोई सीधा हमला या सीधी कोई कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है, लेकिन अब जो स्थिति बनी है उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक जो ड्रामेटिक विजुअल्स हैं वो बेन गुरियन एयरपोर्ट से आया है, जिसमें कि जो जर्मन के चांसलर हैं वो उनको कवर लेने के लिए जमीन पर लेटना पड़ा, और क्योंकि रॉकेट जो है वो बेन गुरियन एयरपोर्ट की तरफ फायर किए गए थे। तो कई स्तर पे कई जो कोशिशें हैं वो हो रही थी। उस बीच में ये बड़ा हमला, उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप, ये अपने आप में स्थिति को और गंभीर कर रहा है। अब जो स्थिति किस तरह से आगे बिगड़ती है, और दूसरी तरफ नजर इस बात की भी को लेकर भी है कि हिजबुल्लाह जो कि पहले से काफी आक्रमण कर रहा है इजराइल पर, और इजराइल जो है उसका जवाब दे रहा है। तो इस एक घटना के बाद जिसने दुनिया को एक तरह से हिला के रख दिया है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत, अब देखना है कि जो प्रतिक्रियाएं हैं वो किस रूप में, सैन्य रूप में सामने आती हैं। अभी तो कूटनीतिक रूप में कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर उमा ये भी समझना चाहेंगे कि एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज नाम की चीज़ होती है। जिस तरह से गाज़ा पर लगातार हमले हो रहे हैं और इजराइल जिस तरह से पूरी नाकेबंदी, उसकी सीलबंदी कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन जो लॉज है उसकी खुलेआम अनदेखी हो रही है। और यहाँ पर दूसरी तरफ यूएई और रूस ने यूएन की आपात बैठक बुलाई है। सब कुछ धराशायी होता हुआ नहीं दिख रहा कि शक्तिशाली का बोलबाला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जब से ये हमला हुआ इजराइल बार बार ये कह रहा है कि वो हमास की जो सैन्य ताकत है उसको पूरी तरह से ध्वस्त करके मानेगा, और इसलिए जो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी इजराइल की तरफ से की गई है, और वो कभी भी जो एक जमीनी हमला है वो गाजा पट्टी पर कर सकता है। लेकिन इस हमले के पहले तमाम ये कोशिश हो रही थी कि किसी तरीके से ये बात हो कि जो आम लोगों को नुकसान है कम से कम हो। खुद इजराइल की तरफ से ये नसीहत दी गई कि जो उत्तरी गाजा में रहने वाले लोग हैं वो दक्षिणी गाजा की ओर चले जाएं, और 7 से 8 लाख के आसपास जो लोग हैं, कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि 10 लाख जो लोग हैं वो निकलकर चले गए हैं, और जो उत्तरी इलाके में 1 लाख से 2 लाख लोग ही बचे रह गए हैं। तो इस तरह की जो कोशिश की गई इसलिए ताकि जो सिविलियंस का नुकसान जो है, उनकी जान माल का जो नुकसान है वो कम हो। लेकिन उस सब के बीच में इतना बड़ा हमला होना, ये बात सही है कि अभी तक इस पर तथ्य जुटाने की बात भी अमेरिका की तरफ से की गई है कि आखिरकार किसने हमला किया और क्या कौन इसके पीछे दोषी है। लेकिन बड़ी बात जो हमने पहले भी कही कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत गई, और जो एक युद्ध की सिचुएशन वहां पे बनी हुई है, तो वैसे में पूरा का पूरा जो शक है वो इजराइल पर जाता है। इजराइल बार बार ये सफाई दे रहा है कि उसने इस काम को अंजाम नहीं दिया, लेकिन ये जो घटना है वो एक आप कह सकते हैं कि जो कूटनीतिक जो कोशिशें थी उसको तोड़ने वाली है, उस पर एक लगाम लगाने वाली है, क्योंकि हर किसी को बोलने का मौका मिल गया है। बेरूत में भी प्रदर्शन हुआ है और वहां पे कहा जा रहा है कि इसके लिए इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी दोषी है। तो एक अमेरिका अपने आप को ऐसी पोजीशन में पा रहा है जहां पे उसके लिए आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति है। वो इजराइल का एक बहुत ही मजबूत और दमदार जो साथी है, लेकिन अगर इस तरह की घटनाओं के बीच वो ब्लाइंडली सपोर्ट करता है तो बात अमेरिकी छवि और जो बाइडेन के ऊपर भी आएगी। तो देखना है कि अब क्या रास्ता निकालने की कोशिश होती है, और जो एक टफ क्वेश्चन पूछने की बात इजराइल से की गई है वो अमेरिका किस तरह के टफ सवाल पूछता है, और नेतन्याहू से मिलने के बाद जो बाइडेन जो है किस तरह का ऐलान करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए वहाँ के ताज़ा हाल, और उम्मीद करते हैं कि ये जंग जो इतनी भीषण होती चली जा रही है, इतने बेगुनाह लोगों की जान चली जा रही है, उसको लेकर कोई इस समस्या का हल निकले। और क्योंकि कल हमने देखा गाज़ा के अस्पताल में जिस तरह का हमला हुआ, वहां पर गाज़ा की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें यह कहा गया है कि जिस अल अहली अस्पताल पर यह हमला हुआ वहां पर सैकड़ों बीमार घायल लोग पहले से मौजूद थे। अन्य लोग जो कि युद्ध की ओर जैसे ही शुरुआत हुई थी विस्थापित हो गए थे, वो तमाम लोग यहाँ पर थे। और दूसरी तरफ इजराइल ने इस हमले में खुद की भूमिका होने से इनकार करते हुए कहा है कि यह हमला फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के रॉकेट का परिणाम है। इजरायली सेना ने कहा है कि उस समय किसी भी आईडीएफ हवाई गतिविधि की सूचना नहीं दी गई थी, और ना ही वो समय इजराइल में लॉन्च किए गए रॉकेटों की बमबारी के साथ मेल खाता है। तो इजराइल की सेना की तरफ से जो बयान सामने आया है वो सुनते हैं। Intelligence from few sources that we have in our hands
indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. और इस घटना के बाद इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि पूरी दुनिया का पता होना चाहिए कि गाजा के बर्बर आतंकियों ने गाजा में अस्पताल पर हमला किया, ना कि इजरायली सेना ने। जिन लोगों ने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की वो अपने बच्चों की भी हत्या करते हैं। तो ये जो एक भयावह दृश्य कल गाजा के अस्पताल से देखने को मिला, उस पर एक सफाई के तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह हमला उनकी तरफ से नहीं किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की जो प्रतिक्रिया है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैं गाजा के अल अहली अरब अस्पताल में हुए धमाके और उसमें हुई जानमाल की हानि से दुखी हूं। जैसे ही मैंने इस घटना के बारे में सुना तो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की और अपने नेशनल सिक्योरिटी टीम को इस घटना के बारे में लगातार जानकारी जुटाने के निर्देश दिए कि सही में क्या हुआ था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संघर्ष के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट रूप से खड़ा है और हम इस त्रासदी में मारे गए या घायल हुए मरीजों, चिकित्सा कर्मचारियों और अन्य निर्दोष लोगों के लिए शोक व्यक्त करते हैं। और दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने भी ट्वीट किया है और इजराइल को निशाने पर उन्होंने लिया और कहा कि एक अस्पताल पर हमला करना जहां महिलाएं, बच्चे और निर्दोष नागरिक थे, बुनियादी मानवीय मूल्यों से रहित इजराइल के हमलों का सबसे ताजा उदाहरण है। मैं गाजा में इस अभूतपूर्व क्रूरता को रोकने के लिए पूरी मानवता को आमंत्रित करता हूं। और गाजा के अस्पताल में हुए हमले के विरोध में जॉर्डन की राजधानी अमान में विरोध प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों लोग अमान में इजरायली दूतावास के बाहर जमा हो गए और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। जॉर्डन की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। इसमें बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए हैं जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। बीएसएफ ने भी पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते के बाद ये सीज फायर उल्लंघन की पहली बड़ी घटना है। तो जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का ये उल्लंघन किया गया है जिसमें हमारे बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए। इस वक्त वो अस्पताल में हैं। दूसरी तरफ बीएसएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार फिर से एक बार आरोपों के नए तूफान में फंस गए हैं। महाराष्ट्र की पूर्व आईपीएस ऑफिसर मीरा बोरवनकर की किताब मैडम कमिश्नर ने महाराष्ट्र में एक नया सियासी भूचाल पैदा कर दिया है। किताब में एनसीपी नेता अजीत पवार पर उंगली उठाई गई है। अजीत पवार अरवड़ा जेल की 3 एकड़ जमीन निजी बिल्डर को देना चाहते थे। विपक्ष ने पूर्व आईपीएस अधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप के बाद न्यायिक जांच की मांग की है, जबकि अजीत पवार ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। देखते हैं इस पे रिपोर्ट। अजीत पवार पर नया आरोप लगाया है पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरा बोरवनकर ने। उन्होंने अपनी किताब मैडम कमिश्नर में लिखा है कि पुणे की येरोडा जेल के लिए आरक्षित 3 एकड़ की जगह निजी बिल्डर को देने के लिए अजीत पवार ने उन पर दबाव डाला था। जब मैंने पुणे पुलिस आयुक्त का चार्ज लिया तो मुझे बताया गया कि 3 एकड़ एक जगह है येरोडा एक ही एरिया में जो बहुत सेंट्रल पुणे में आता है, वो जगह एक प्राइवेट बिल्डर को देनी है। तो मैंने पूछा कि क्यों देनी है, तो उन्होंने बोला कि प्राइवेट बिल्डर की जगह पुलिस स्टेशन के दाई तरफ भी है, बाई तरफ भी है। आपका जो पुलिस स्टेशन है वो बीच में अटकता है, तो वो आपको पुलिस स्टेशन आप बाजू में कर लीजिए और
ये जगह जो है इसकी नीलामी की गई है और वो प्रोसीजर ऐसा है कि उसमें एक कमेटी थी जिसमें विभागीय आयुक्त अध्यक्ष हैं, पुलिस आयुक्त भी उसके मेंबर हैं, कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी मेंबर हैं, उसके सदस्य हैं। तो उनके द्वारा ये नीलाम का प्रोसेस अब खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो आप इसे हैंडओवर कीजिए। मेरा कहना था कि मैं प्राइवेट बिल्डर को क्यों हैंडओवर करूं, जिस जगह की मुझे पुणे पुलिस को जरूरत है और बहुत जरूरत है कार्यालय के लिए, घर निर्माण करने के लिए, वो मैं नहीं दूंगी। तो मुझे एक बार अजीत दादा ने बुला के, जो मैंने इसमें बुक में, इस पुस्तक में मैंने वर्णन किया, बोला था कि आप हस्तांतर कीजिए और मैंने नकार दिया था। उसके बाद महाराष्ट्र के गृह विभाग ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें सबसे पूछा गया उनके मत और अंतिम में ये निर्णय लिया गया कि ये जो जगह है 3 एकड़ की, ये पुलिस के पास ही रहेगी। 1981 बैच की आईपीएस ऑफिसर मीरा बोरवणकर महाराष्ट्र में कई बड़े पदों की जिम्मेदारी संभाल चुकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रमुख, जेल विभाग की डीजी और पुणे पुलिस कमिश्नर का जिम्मा भी उन्होंने संभाला है। अपनी किताब में जिस बात का जिक्र बोरवणकर ने किया है, उस वक्त वे पुणे की पुलिस कमिश्नर थी। मीरा बोरवणकर ने किताब में कहा है कि पुणे पुलिस कमिश्नर का चार्ज संभालने के बाद एक दिन पुणे के डिविजनल कमिश्नर ने फोन कर कहा कि पुणे के पालक मंत्री आपके बारे में पूछ रहे हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मामला येरवडा पुलिस स्टेशन की जमीन से जुड़ा है। मैं कमिश्नर ऑफिस में पहुंची और पालक मंत्री से मिली। पालक मंत्री के पास येरवडा पुलिस स्टेशन क्षेत्र का नक्शा था। उन्होंने कहा कि जमीन की नीलामी हो चुकी है और जिसने ऊंची बोली लगाई है उसके नाम पर जमीन ट्रांसफर की जाए। इस पर मैंने पालक मंत्री से कहा कि जमीन पुलिस हाउसिंग कॉलोनी बनाने के लिए उपयोगी है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और तत्कालीन गृह मंत्री के खिलाफ भी अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया। जिस निजी बिल्डर को जमीन देने के लिए दबाव डाला गया, उनका नाम भी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में आ चुका है। अजीत पवार का नाम उछलने के बाद विपक्ष ने भी मामले को राजनीतिक रंग देने में कोई देरी नहीं की। कांग्रेस ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। ये सरकार में कुछ दाल काली नहीं, पूरी दाल ही काली है और इसलिए सिटिंग हाईकोर्ट के जज के माध्यम से इसकी जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी होए, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की। और तब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक अजीत पवार ने इस्तीफा देना चाहिए। विवाद बढ़ने के बाद अजीत पवार ने भी मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। मामला गृह विभाग के अधीन आता है। हालांकि अजीत पवार ने जरूर माना कि बतौर प्रभारी मंत्री उन्होंने जमीन के संदर्भ में रिव्यू लिया था, लेकिन जमीन हस्तांतरित करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। त्यांनी मला करून सांगितलं की वो अशा प्रकारे आमची समिती नेमली, असं झालंय तसं झालंय आणि ती जागा आपल्याला गृह विभागाला चांगल्या प्रकारे घरं बांधून मिळतात, क्वार्टर्स बांधून मिळतात, त्यांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे आणि कुठेही नुकसान नाही, उलट आहे ते फायद्याचं आहे वगैरे वगैरे। तर मी म्हणलं मग कुणाचा विरोध आहे? तर ते म्हणले की वो आत्ताचे जे सीपी आहेत त्यांनी विरोध केलेला, म्हणून म्हणलं त्यांना बोलवा, त्यांना विचारलं तर ते म्हणले नाही माझ्या बुद्धीला पटत नाही, तर राहू दे। अजीत पवार की पहचान एक अच्छे प्रशासक की रही है, लेकिन अजीत पवार का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। इस ताजा विवाद ने न केवल अजीत पवार बल्कि शिंदे सरकार की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कल ऐतिहासिक फैसला आया। समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट ने। 5 जजों की संविधान पीठ ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाया। संविधान पीठ के 5 जजों का एक मत से फैसला आया। वहीं समलैंगिक लोग बच्चा गोद नहीं ले सकते। गोद लेने के मुद्दे पर 3-2 के बहुमत से ये फैसला सुनाया गया। लैंगिक भेदभाव से मुक्ति का आंदोलन चला रहे जन संगठनों को सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने मायूस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक राय से कहा कि अदालत समान लैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दे सकती, ये काम सरकार और संसद का है। अदालत ने कहा कि शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव नहीं कर सकता, ये संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है। केंद्र और राज्य सरकारें समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाएं। समलैंगिक अधिकारों के लिए कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बने। नेचुरली बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो है ही है
क्योंकि मैं सोच रही थी, मुझे नहीं लगा कि राइट टू मैरी होगा इतनी जल्दी, पर मुझे लगा कि सिविल राइट ज़रूर कहीं ना कहीं लोगों को मिलेगा, वो भी नहीं हुआ। शायद एक चीज़ जो हुई है, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा अच्छे से डिफ़ाइन किया है, उसमें चेंज लाए हैं, पर नहीं तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है और रहेगा कम्युनिटी वालों के लिए भी बहुत डिसअपॉइंट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की भाषा समलैंगिक लोगों के प्रति हमदर्दी से भरी दिखी। अदालत ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों को बिना बाधा के साथ रहने का अधिकार है। समलैंगिक संबंधों के बारे में जनता को जागरूक करें, समलैंगिक जोड़ों के लिए सुरक्षित घर बनाएं, उन्हें कुछ कानूनी अधिकार, सामाजिक कल्याण उपाय, सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करें, उनके उत्तराधिकार पर विचार करें, संयुक्त बैंक खाते खोलें, बीमा पॉलिसियों में भागीदार नियुक्त करें। लेकिन फिर एक अहम मसले पर अदालत ने समलैंगिक जोड़ों को निराश किया। 3-2 के फैसले से उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं दिया। आज हमारा मैरिज इक्वालिटी का सुनवाई थी, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ डेफिनेटली अच्छा ही आएगा, बट जो रिकमेंडेशंस भी आए हैं होपफुली लाइक कहीं ना कहीं मेंटली उसके लिए भी प्रिपेयर्ड थे कि ऐसा नहीं है तो लाइक डेफिनेटली इट विल गो टू पार्लियामेंट पे जाएगा, वहाँ पे सब्जेक्ट टू डिस्कशन है, कैबिनेट्स एंड कमिटी जो कि रिकमेंडेशन आए वो होगा, बट डेफिनेटली कुछ अच्छे चीज़ भी आए हैं, जैसे एडॉप्शन वाली बात उठी है। मुझे एक तरह से लगता है कि बहुत अच्छा है, लाइक 2009 से अगर आप बात करें जब वो डिक्रिमिनलाइज कर दिया, फिर 2013 में क्रिमिनलाइज कर दिया, फिर 2018 में फिर डिक्रिमिनलाइज कर दिया, एंड आप इस साल इंडिया ने 5 साल मतलब मनाया उस एक हिस्टोरिक जजमेंट को। तो इफ़ यू लुक एट दैट इन अ पॉजिटिव सेंटिमेंट तो बहुत कुछ है इनफैक्ट बट बहुत कुछ हो सकता है इनफैक्ट एंड लोग बोलते हैं कि एक पेंडोरा बॉक्स खड़ा होगा कि अगर हम शादी के लिए कर देंगे तो डिवोर्स के लिए भी करना पड़ेगा, बहुत सारी जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं, उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे। बट द थिंग इज़ ये आज नहीं तो कल तो ये आपको बात करनी होगी ना। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल हालांकि समलैंगिकों को गोद देने के अधिकार के पक्ष में थे, जबकि जस्टिस एस. रविंदर भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने यह अधिकार नहीं दिया। अदालत ने माना कि एक ऐतिहासिक अवसर है, लेकिन उन्होंने इस बारे में साफ निर्देश जारी करने की जगह इसे सरकार और संसद के विवेक पर छोड़ना उचित समझा। लंबे अरसे से इंसाफ की आस में यहाँ आए लोगों को निराशा जरूर हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संवैधानिक दायरे में रहकर फिलहाल इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं दे सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें थोड़ी राहत ज़रूर दी है और इस थोड़ी राहत के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए बड़े दरवाजे खोल दिए हैं। नई दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला और कानन पात्रा के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर महाराष्ट्र से, और सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र बन रहा है ड्रग्स का हब। ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले एक हफ्ते में नासिक, सोलापुर और पुणे में ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हुआ और 450 करोड़ के करीब की जो ड्रग्स है वो बरामद की गई और दर्जनों आरोपी भी पकड़े गए हैं। इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। सोलापुर के चिंचोली एमआईडीसी की एक फैक्ट्री पर मुंबई क्राइम ब्रांच का छापा। 3 लैब से बड़ी मात्रा में ड्रग्स और कच्चा माल बरामद किया गया है। करीब 8 किलो मैन्युफैक्चर्ड एमडी जब्त किया है और साथ में ही सेमी प्रोसेस्ड अराउंड 50 से 60 किलो एमडी फैक्ट्री में मिली है। इनकी इंटरनेशनल कीमत जो बना हुआ एमडी है करीब 16 करोड़ है और जो सेमी प्रोसेस्ड है उनका भी करीब एस्टिमेट करें तो 100 करोड़ आएगा। इससे पहले मुंबई की साकीनाका पुलिस ने नासिक एमआईडीसी में एक फैक्ट्री पर छापा मारकर तकरीबन 150 किलो ड्रग्स बरामद किए। अभी तक टोटल 12 आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। जो 10 ग्राम के सीजर से जो केस शुरू हुआ था कल, उसमें हमने नासिक में एक फैक्ट्री में जो एमडी बनने की फैक्ट्री है उसके यहाँ रेड किया है और तकरीबन अभी तक 150 किलो एमडी पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी मार्केट प्राइस जो है वो तकरीबन 300 कोटी है। इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पुणे के जंगल में 2 लैब्स पर छापा मारकर 200 किलो के करीब ड्रग्स बरामद किए। ये पूना डिस्ट्रिक्ट के एक मिली है मिडगुलवाड़ी करके एरिया है, शिरूर जो तालुका है उसके बगल में, और दूसरा जो मिला है नारायणगांव तालुका अंबेगांव के बगल में। सो ये दोनों एरिया ऐसे लोकेशन चूज की गई थी जहाँ पे गाड़ी मुश्किल से पहुँचती थी। फिर हम लोगों ने इसको ढूंढ के निकाला, दोनों को मिला के एक 200 किलो के आसपास अल्प्रोजल हमको मिला है। बहुत ही भारी मात्रा में रॉ मटेरियल मिला हुआ है और जो प्लांट्स देखे
तो इतने हाईटेक थे कि उसको मतलब सेल्फ सफिशिएंट है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं था, सारे अपने जनरेटर्स पे चलने वाले प्लांट्स थे, बहुत ही हाईटेक स्टेट ऑफ द आर्ट ये प्लांट थे। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल लगातार ड्रग्स की बरामदगी और तस्करों की धरपकड़ में लगी है। ड्रग्स का काला कारोबार भी डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत पर निर्भर है। इतना तो साफ है कि डिमांड बढ़ी है, इसीलिए सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग भी ड्रग्स की बढ़ी है। तो सवाल है, क्या महाराष्ट्र ड्रग्स का हब बनता जा रहा है? अचानक से ड्रग्स का कारोबार बढ़ गया है या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई? क्राइम कंट्रोल कॉन्फ्रेंस घेतली होती। मैंने जब क्राइम कंट्रोल कॉन्फ्रेंस लिया था तब सभी यूनिट्स को साफ शब्दों में कहा था कि अब हमारा टारगेट ड्रग्स है। सभी ने उसके बाद कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले मुंबई पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, अब सभी कर रहे हैं। केंद्र सरकार का भी इस पर फोकस है। सुरुवातीला मुंबईने कारवाई सुरू केली, आता हळूहळू सगळे युनिट त्याच्यावर कारवाई करतायत आणि केंद्र सरकारचाही फोकस आहे। ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई तो बढ़ी है, लेकिन पुणे में ड्रग्स तस्कर ललित पाटिल के कारनामे ने जेल और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहले तो ललित पाटिल गिरफ्तारी के बाद भी जेल में रहने की बजाय 9 महीने ससून अस्पताल में रहकर ड्रग्स का कारोबार करता रहा। जब राज खुला तो पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से भाग निकला और अब तक पकड़ा नहीं गया है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं रैपिड रेल की। देश का पहला और सबसे आधुनिक रीजनल रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क 21 अक्टूबर से आम जनता के लिए शुरू हो जाएगा। इसका ट्रायल रन सफलता के साथ पूरा कर लिया गया है और पूरी तरह से ऑपरेशनल होने के बाद इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर से 150 करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। मंगलवार को एनडीटीवी ने इस ट्रेन में सफर किया और इसमें आम यात्रियों के लिए तैयार सुविधाओं का जायजा लिया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री 20 अक्टूबर को इसके पहले फेज का उद्घाटन करेंगे और पहले फेज में ये ट्रेन गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच चलेगी। ये पहली तस्वीरें हैं आरआरटीएस ट्रेन सेवा की, रैपिड रेल ट्रेन सेवा की, जिसका नाम रैपिड एक्स दिया गया है और इसमें 6 कोचेस लगाए गए हैं। विशेषकर एक कोच महिलाओं के लिए होगा, एक कोच जो है वो प्रीमियम कोच होगा जिसका किराया स्टैंडर्ड कोच से ज़्यादा होगा और ये ट्रेन जो है वो हाईटेक जो सुविधाएं हैं उससे लैस है। देश की पहली हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन रैपिड एक्स लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। एनडीटीवी ने मंगलवार को इस आधुनिक ट्रेन में सफर कर इसकी खूबियां देखी। आप देख सकते हैं ये शताब्दी ट्रेन जैसा अनुभव होगा आपको इसमें। यहाँ पर विशेष स्टैंड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। जिन लोगों को बैठने के लिए सीटें नहीं मिलेंगी वो खड़ा होकर सुरक्षित तरीके से यात्रा कर सकें, इसका भी इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। मेट्रो की तर्ज पर ये हैंडल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि एक कोच से दूसरे कोच में जाने के लिए भी एक बहुत ही सुरक्षित व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है। स्क्रीन लगाया गया, एक डिजिटल स्क्रीन है जिसमें यात्रियों को समय समय पर ये जानकारी दी जाएगी कि ट्रेन अभी कहाँ पर है, कितनी देर में वो अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंच सकेंगे। इस सफर के दौरान ट्रेन की रफ्तार थोड़ी देर के लिए 146 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। पहले चरण में रैपिड एक्स गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच चलेगी। पहले फेज में 5 स्टेशन होंगे, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो स्टेशन। रैपिड एक्स साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर की दूरी 15 से 17 मिनट में पूरी करेगी। रैपिड एक्स की फ्रीक्वेंसी 15 मिनट रखी गई है। हर स्टेशन पर ये 30 सेकंड के लिए रुकेगी। ये कोच जो है वो पूरी तरह से महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। फिलहाल ये गेट यहाँ पर खुला हुआ है और एंट्री पॉइंट पर भी लिखा है केवल महिलाएं। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जो ये स्पेशल रैपिड रेल ट्रेन है इसके जो ऑपरेशनल स्टाफ है 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं। इस हाई स्पीड ट्रेन में कुल 6 कोच होंगे। एक कोच प्रीमियम कैटेगरी के यात्रियों के लिए होगा जो इंजन के बाद पहला कोच होगा। मैं इस वक्त प्रीमियम कोच में हूँ। ये विशेष तौर पर तैयार किया गया है। इसका जो किराया है, फेयर है, वो स्टैंडर्ड कोच से ज़्यादा होगा और इसमें विशेष सुविधाएं हैं। इसमें ज़्यादा जगह है सीटों के बीच, सीटें भी कंफर्टेबल हैं। ये रिक्लाइनिंग सीट्स हैं, इसमें आप आराम से बैठकर अगर चाहें तो रिक्लाइन भी कर सकते हैं। इस महत्वाकांक्षी 82 किलोमीटर लंबी रैपिड रेल सेवा को दिल्ली से मेरठ के बीच जून 2025 तक पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। इस रेल नेटवर्क में कुल 14 स्टेशन होंगे। आरआरटीएस का साहिबाबाद स्टेशन लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। ये दूरी जिसे पूरा करने में अभी 2 घंटे के करीब वक्त लगता है, वो सिर्फ
55 से 60 मिनट का वक्त लगेगा। पूरी ट्रेन सेवा जो है वो मेरठ से दिल्ली तक करीब 82 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसमें पूरी तरह से ऑपरेशनल जो है वो जून 2025 में हो पाएगी। आप देख सकते हैं मेट्रो रेल है जो जिसके ठीक ऊपर से ये रैपिड रेल सेवा चलेगी और ये एक अर्बन ट्रांसपोर्ट को में आधारभूत बदलाव करने के लिए ये सेवा शुरू की जा रही है। आरआरटीएस के स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और एंट्री गेट पर एक्सरे मशीन भी लगाई गई है। अब हम अभी इसके अंदर पहली बार अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहले जैसे मेट्रो में आपको अनुभव होता है सिक्योरिटी चेकिंग यहाँ पर की जाती है और इसके बाद यहाँ पर एक सिस्टम यहाँ पर भी लगा हुआ है जहाँ पर टिकट के जरिए आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये व्यवस्था 20 अक्टूबर को चालू होगी जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। अब सबको इंतजार 20 अक्टूबर का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।